दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान के 49 दिन पर। इस सीरीज का पहला एपिसोड मैं आपको सुना चुका हूँ। आज शुरू करने जा रहा हूँ दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अपने मित्र श्याम और आनंद जी को उनकी तलाश में श्रीनिधि जी और उनके अन्य मित्र खान भाई स्रोत की तरफ आ गए थे। चलते हुए अंधेरा बहुत हो गया था और ये लोग पानी के एक कुंड के पास बैठ गए थे। अचानक इन्हें कुछ पदचाप सुनाई पड़ी किसी के चलने की। पहले तो इन्हें लगा कि वो आनंद और श्याम जी के चलने की आवाज़ है, लेकिन जब गौर से उस आवाज़ को सुना तो वो किसी भारी भरकम जानवर के बहुत संभल संभल के पैर रखने की आवाज़ थी, जो चांसेस थे कि हाथी की हो सकती थी। यहाँ तक मैं आपको पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ, तो सुनाता हूँ आगे का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कहना चाहता हूँ, बाहर जो ये आवाज़ें हो रही हैं इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि रोड साइड का घर है यार, बहुत आवाज़ होती है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि फिर क्या हुआ। हाँ, कि फिर क्या हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तो अपरिचित नाला, ऊपर से घुप घना अंधेरा, किस तरफ क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सिर्फ एक बात का पता था कि इस नाले के दोनों किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिनसे हाथी नीचे नहीं उतर सकते हैं। लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना बनी हुई थी कि हो सकता है कि आगे कहीं ढलान हो या पीछे कहीं ढलान हो और हाथी उस ढलान से उतर करके इस नाले में आ जाए। इनको लग रहा था कि अब टॉर्च जो है वो ऑन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंधेरे में खड़े रहकर अपने आप को किसी भी तरह की परेशानी में डालना ये महाबेवकूफ़ी होती। ये घने जंगल में अंधेरे में जहाँ जंगली जानवर हैं, खैर। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। इससे पहले कि ये टॉर्च ऑन करते, उससे पहले ही चंद्रोदय हो गया, यानी कि चाँद निकल आया और चारों तरफ जो है मूनलाइट फैल गई। अब जो चीज़ें अंधेरे में थी वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। अब पोजीशन जो है पूरी तरह बिल्कुल अपोजिट हो गई थी। जो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ चाँदनी फैल गई। अब ना तो वो अंधेरा था और ना ही उसकी वो भयानकता। इनके सामने ही लगभग 25 कदम की दूरी पर एक छोटा सा पानी का कुंड था। वो जो चांदनी रात में जो है चमकने लगा था, वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि इनकी इच्छा हो रही थी कि ऐसा करो यार, कुछ देर वहीं पर चलो और वहीं चलकर बैठते हैं और उसकी जो खूबसूरती है उसका आनंद लिया जाए। ये लोग अपना अपना सामान कंधे में लाद कर उस तालाब के पास पहुंचे और उसके किनारे बैठ गए। अब ये लोग उस किनारे पर बैठ तो गए, लेकिन इन लोगों का सारा ध्यान तो उन्हीं आवाज़ों की तरफ था जो नाले के किनारे ऊपर की तरफ से आ रही थी, कहीं से किसी के चलने की पदचाप की। श्रीनिधि जी ने अपने साथी को बोला, तुम लोग 1 मिनट यहीं पर बैठो, मैं 1 मिनट आया। वो फिर से उस किनारे के पास चले गए, जो नाले का जो किनारा था उसके पास चले गए और चेक करने लगे। उन्होंने देखा कि किनारे के ऊपर जो पेड़ हैं उनकी बहुत सारी जड़ें नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। इन्होंने उनमें से एक जड़ को पकड़ा और झटके से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके खींचा, झटके झटके मारे। एक्चुअली ये उसकी मजबूती को चेक कर रहे थे कि यार ये कितनी मजबूत है, वजन सह कर पाएगी नहीं कर पाएगी। जब इन्होंने देखा कि ये जड़ बहुत मजबूत है तो ये उसको पकड़कर क्लाइम कर गए, यानी कि ऊपर चढ़ गए। और वहीं पर जो बांसों की झाड़ियों का एक झुरमुट था, ये उसमें छुप गए और बहुत सावधानी से आसपास के जंगलों को चेक करने लगे। अचानक बाईं तरफ से एक हल्की सी आहट इनके कानों में पड़ी। इन्होंने ये देखने के लिए कि ये आहट किसकी है, अपनी गर्दन घुमाई यूं करके, इधर भी आहट किसकी है। तो वो आहट इन्हें फिर से सुनाई पड़ी, लेकिन इस बार ये आवाज़ ऊपर जंगल से नहीं बल्कि नीचे नाले से आ रही थी। अब थोड़ी देर पहले जब ये नाले में थे तो आवाज़ ऊपर से आ रही थी, अब जब ये ऊपर आ गए तो आवाज़ नीचे नाले से आ रही है। तो इन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ झांका तो ये एकदम से अचकचा गए, चौंक गए, क्योंकि 4-5 हाथी चुपचाप बहुत ही दबे पांव और धीरे धीरे इनके दोस्तों की तरफ चले आ रहे थे। उन हाथियों में जो सबसे आगे और सबसे भयानक जो हाथी था, वो शायद उन हाथियों का हेड रहा होगा, क्योंकि कमांड उसी के हाथ में थी, वही सबसे आगे आगे चल रहा था। उसके लंबे लंबे दांत थे और वो चांदनी रात में बढ़िया चमक रहे थे। इन्हें किसी प्रकार का शक नहीं रह गया था कि ये वही 5 खूनी हाथी हैं
जिन्होंने बस में हमला किया था और जिनको ढूंढते हुए आनंद और श्याम जी इन जंगलों में आए थे। जिस आहट को पता करने के लिए निधि जी ऊपर चढ़े थे, ये आवाज़ हो सकता था कि शायद इन्हीं हाथियों की ही रही हो। श्री निधि जी का कहना है कि इन हाथियों को पता चल गया होगा कि इस नाले में इंसान है, क्योंकि इन लोगों ने एक बार टॉर्च जलाकर उस एरिया का जायजा लिया था और शायद टॉर्च की रोशनी को उन हाथियों ने देख लिया और नाले के किनारे पर कहीं किसी ढलान से नीचे उतर के वो चुपचाप इन लोगों की तरफ आ रहे थे। अब उन हाथियों को देखते ही इन्होंने जो है अपने साथियों को जोर से आवाज दी, अरे शेखर, कुमार, जल्दी बचो, हाथी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, अरे भागो यार, जल्दी बचो, इन जड़ों को पकड़ो और जल्दी जल्दी इनको पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। रात का सन्नाटा, इनकी आवाज वो पूरे जंगल में जो है दूर दूर तक गूंज गई, फैल गई पूरी आवाज। हाथियों ने भी, स्वाभाविक सी बात है कि इनकी आवाज को सुन लिया था। अब वो हाथी भी कोई मूर्ख तो थे नहीं, वो इनकी आवाज सुनकर वो तुरंत समझ गए कि उनका जो शिकार है बस उनके हाथ से निकलने भाग जाएगा, उनके हाथ से निकल जाएगा। अब वो बड़ी तेजी से जो है वो भी भागते हुए इन लोगों की तरफ आने लगे। और यार अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई ऐसी कोई परेशानी, कोई बड़ी परेशानी आती है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई दूसरी परेशानियां भी साथ में जुड़ती चली आती हैं। और जैसे मैं हूँ, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड की जरा सी चोट है, लेकिन उसके साथ में इतने पूरे शरीर में इतनी परेशानियां या और भी चीज़ें जुड़ी हैं जो कही नहीं जा सकती। यही हाल यहाँ पर भी हुआ। इनका एक मित्र शिशिर, जो पहली बार किसी जंगल में इनके साथ शामिल हुआ था, उसकी पहली यात्रा थी, इसलिए उसे जंगलों का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था, उसे जंगल क्या है पता ही नहीं था। वो बेचारा हाथियों को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया, घबरा गया था। जिन जड़ों को पकड़कर ये सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे, उन्हीं जड़ों को पकड़कर शिशिर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। या तो उससे किसी कमजोर जड़ को पकड़ लिया था जो टूट गई, या घबराहट के कारण उसके हाथों से जड़ छूट गई थी। वो नीचे गिरा और गिर के बेहोश हो गया। लेकिन विपिन और कुमार, ये दोनों लोग ऊपर चढ़कर श्रीनिधि जी के बगल में खड़े हो गए थे। ये सारा घटनाक्रम, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ क्षणों के लिए तो ये सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए यार कि अब क्या होगा, ये तो गया। इनके समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। हाथी नजदीक आए जा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब कहना चाहिए हमें कि शिशिर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि शिखर की बगल वाली जड़ को पकड़कर उसके नीचे, उसके पीछे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि शिशिर नीचे गिर गया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे कूद गया और एक नज़र हाथियों में डालकर शिशिर को संभालने लगा। अरे भाई शिशिर, उठो उठो उठो, शिशिर भाई उठो उठो उठो। अब तक हाथी बहुत नज़दीक आ गए थे। अब मैक्सिमम भी अगर कहा जाए तो 100 फुट की दूरी में रहे होंगे, जो दौड़ते हुए शिशिर और शेखर की तरफ आ रहे थे। उन हाथियों की पाँव की ठोकरों से बड़े बड़े पत्थर आवाज़ें करते हुए नीचे लुढ़क जा रहे थे। सबसे आगे वाला हाथी, उसकी तो हालत सबसे अजीब थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस चांदनी रात में वो जो है वो पूरी तरह पागल हो गया है। वो, उसका दिमाग खराब हो गया, वो पूरी तरह पागल हो गया है। वो इस तरह से चीखता चिगाड़ता हुआ दौड़ा चला आ रहा था जैसे कोई कैनेडियन इंजन हो, धड़ा चिगाड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसने शायद शिशिर और शेखर को देख लिया था और जोश में भरकर वो बहुत भयानक तरीके से उन दोनों की तरफ भागा चला आ रहा था। लेकिन शेखर जी भी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे, बहुत एक्सपीरियंस थे और हाथी के स्वभाव को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और वो इस बात को भी समझ रहे थे कि अब उनका और शिशिर का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने भी अंतिम समय तक हार नहीं मानी। उन्होंने शिशिर को उठाकर अपने कंधों में रखा और दौड़ के जड़ों के पास पहुंच गए। हालांकि शेखर जी इस बात को समझ रहे थे कि उनकी ये जो कोशिश है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे पहले हाथी कर देंगे जो काम करना है। लेकिन एक बात कहते हैं ना दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप
विल पावर अपनी रखें तो आप बड़ी से बड़ी जीत जीत लेंगे। तो शेखर जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में थे कि किसी भी तरह से इन हाथियों से बचा जाए। लेकिन अब तक श्रीनिधि, विपिन और कुमार जी अपने आप को वो भी काफ़ी संभाल चुके थे और अपने साथियों को बचाने के लिए सोच रहे थे कैसे बचाया जाए। अचानक श्रीनिधि जी के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने अपनी पीठ में लदा हुआ जो भारी भरकम कंबल था उसे उतारा। हालांकि इस तरह की कोशिश पहले, ये पहली बार नहीं हो रही थी। इससे पहले भी इस तरह की तरीका कई बार अपनाया जा चुका था और जो हमेशा सक्सेस रहा था, सफल रहा था। उन्होंने क्या किया, उस भारी भरकम कंबल को पीठ से उतारा और अपनी पूरी ताकत से जो है हाथियों की तरफ फेंक दिया। जो सबसे आगे हाथी चल रहा था उससे कुछ ही कदम दूर पे कंबल गिरा। कंबल को जैसे ही कंबल गिरा वो देख के हाथी एकदम चौंक गए और रुक गए। फिर वो जो हाथियों का हेड था वो थोड़ा सा डर और आश्चर्य से आगे बढ़ा और कंबल के ऊपर अपनी सूंड फेरने लगा। अब एक बात तो यार आपको, हमको सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी पशु किसी के रूप को नहीं पहचानता है। जैसे हम रूप पहचानते हैं, पशु रूप नहीं पहचानता है, बल्कि वो गंध को पहचानता है। ना सिर्फ हाथी, बल्कि किसी भी बैल, भैंस, गाय, सांड, सुअर, कुछ भी, आप कोई भी पशु ले लो, उसके सामने कोई वस्तु अगर आप अचानक से फेंक दो तो पहले तो एकदम से रुक जाएगा और फिर उस वस्तु को अपना दुश्मन समझकर उस पर टूट पड़ेगा, वो लड़ जाएगा उससे। हाथी को भी कंबल में जो है मानव गंध मिल गई, इंसान की खुशबू मिल गई, तो वो उस कंबल को इंसान समझकर उस पर टूट पड़ा और अपने भारी भरकम पैरों से उसे रौंदने लगा, उसे कुचलने लगा। उसके साथ साथ उसके चारों साथियों ने भी पहले उस कंबल के बंडल को सूंघा और फिर वो भी उस पर टूट पड़े। अब ये सीन देखकर श्रीनिधि जी कहते हैं कि मुझे उन हाथियों की बेवकूफ़ी को देखकर बड़ी हंसी आ रही थी कि वो कंबल को इंसान समझ के कुचलने में लगे थे। उनको तो लग रहा था इंसान है, वो लगे हैं कुचलने में, और तो कंबल था। खैर, अब प्रॉब्लम ये थी कि कंबल एक था और हाथी 5, और हर हाथी यही चाह रहा था कि सबसे पहले वही उस कंबल के बंडल को अपने पैरों से कुचल डाले, और इस कोशिश में वो एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो रहे थे। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण, जो गुस्से वाला जो इनका नेचर होता है, उसके कारण उसमें वो आपस में ही थोड़ा उनमें वैमनस्य हो गया, आपस में ही थोड़ी सी क्या कहते हैं, कड़वाहट आ गई है, कटुता आ गई है, तो ये महसूस हो रहा था। खैर जो भी हो, लेकिन श्रीनिधि जी और उनके दोनों मित्रों को इतना समय मिल गया कि ये लोग शिशिर और शेखर को बचा सकें। तो बिना देरी किए इन्होंने 2 रस्सियां नीचे लटका दी और उन रस्सियों की सहायता से उन दोनों को इन्होंने जल्दी जल्दी ऊपर खींच लिया। यार अगर 2-3 मिनट की देर हो जाती तो शिशिर और शेखर का बचना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि उनमें से एक हाथी, जो शायद दूसरे हाथियों से कुछ ज़्यादा समझदार था, उसने कंबल के बंडल का पीछा छोड़कर इन लोगों के जहाँ पर ये लोग थे उस तरफ भागकर आना शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक ये लोग उन दोनों के को ऊपर खींच चुके थे और फिलहाल के लिए तो खतरा एक तरह से टल ही गया था, फिलहाल के लिए, क्योंकि अब हाथी नहीं चाहिए ऊपर। नाले के ऊपर आ जाने के बाद शिशिर जी को होश तो आ गया था, लेकिन चोट लगने के कारण उनका सर अभी भी घूम रहा था और हाथियों का भी कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें देखकर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि उन्हें कंबल की सच्चाई का पता चल गया है। अब वो बहुत ज़्यादा पगला गए हैं और बहुत ज़्यादा झल्लाए हुए हैं, और उस झल्लाहट में वो अपनी सूट को ऊपर उठा उठा करके जो है चिगाड़ रहे थे। देखा होगा आपने जंगलों में, चिड़ियाघरों में कैसे चिगाड़ते हैं हाथी, डिस्कवरी में देखा होगा। श्रीनिधि जी को आभास था कि अगर जल्दी से जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इन लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में हाथी कहीं से भी ऊपर चढ़ के आ जाते और इन पर आक्रमण कर देते। इसलिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकालना, कोई ना कोई उपाय करना बहुत ज़रूरी था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि आम के एक पेड़ पर मचान बांधा जाए। मैंने बताया ना कि उस एरिया में आम के पेड़ों का पूरा झुरमुट था, तो उन्होंने एक आम का पेड़ चुन लिया और बोला कि इस पर मचान बांधा जाए।
और सबसे पहले शिशिर को उस पर पहुंचा दिया जाए। जंगल में बांसों की कोई कमी नहीं थी। उनके झाड़ उनके दूर दूर तक चांदनी में चमक रहे थे। इन लोगों ने करीब 20-25 अच्छे और मजबूत बांस काट लिए और 15 मिनट में एक मचान बांध ली। कुशा घास जानते होंगे आप लोग, कुशा घास के पुल को लिया और मचान के ऊपर बिछा दिया, जिससे कि बैठने में असुविधा ना हो। फिर शिशिर को ऊपर पहुंचा दिया। ये लोग तो ऐसा सोचे थे कि जल्दीबाजी में बनाई गई ये मचान बहुत कमज़ोर होगी, बहुत छोटी होगी, लेकिन बांसों के लंबा और हरा होने के कारण वो काफ़ी बड़ी और बहुत मजबूत बन गई थी। अब उस पर ये लोग तो क्या, 2-4 लोग और भी आ जाते तो वो भी आराम से बैठ सकते थे। अब इन लोगों का भी नीचे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, कोई फ़ायदा नहीं था नीचे रुकने का, तो ये लोग भी मचान में ऊपर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद इन्होंने मचान से नीचे नाले में झांका, ये देखने के लिए कि हाथी क्या कर रहे हैं। तो इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जब इन्होंने देखा कि पांचों हाथी अभी तक वही नाले में वहीं पे वैसे की वैसे ही खड़े हैं। श्रीनिधि जी को समझ में नहीं आ रहा था यार कि आखिर ये हाथी वहां पे क्यों खड़े हैं, वो इन लोगों का पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके नेचर के खिलाफ जा रहा है। तभी अचानक नीचे झाड़ियों की तरफ से किसी के पैरों की सरसराहट सुनाई पड़ी और जब उस तरफ देखा तो देखा वहां पे श्याम जी खड़े हैं। तो ये सब के सब एकदम ऊपर से बोले, अरे श्याम तुम। तो नीचे से श्याम भाई बोले, अरे हाँ भाई मैं ही हूँ, लेकिन तुम सब लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो, ऊपर मचान में जगह तो है ना, भाई जगह है तो बताओ, आ जाए ऊपर। तो ऊपर से आवाज आई, अरे हाँ भाई क्यों नहीं होगी, अरे बिल्कुल है यार, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी क्या, कैसी बात कर रहे हो यार, चलो जल्दी से आ जाओ। और आनंद कहाँ है। तभी झाड़ियों के पीछे से आनंद जी भी बाहर निकल आए और बोले, मैं भी यही हूँ। अब ये सारी मित्र मंडली मिल गई और ऊपर मचान में बैठी हुई थी। आनंद और श्याम जी की जो चेस्टर थी वो ओस से भीगी हुई थी, तो उन्हें कंबल देते हुए श्रीनिधि जी ने उनसे पूछा, भाई ये तो बताओ, इस रात में हमें ढूंढते हुए तुम यहाँ तक कैसे आ गए। भाई तुम्हें ढूंढने के लिए तो हम आए थे, लेकिन उल्टा तुमने हमें ढूंढ लिया, आखिर हमारे बारे में तुम्हें कैसे पता चला। अब इस बात का जो जवाब था वो श्याम जी ने बड़े एक मजाकिया लहजे में, एक शरारत भरे अंदाज में दिया। बोले, भाई तुम्हारी पुकार और ये बेचारे निरपराध बांस जिनकी छाती में अभी हम बैठे हुए हैं, कुल्हाड़ी से काटे जाते समय उनके मुंह से जो अंतिम अंतर्नाद निकल रहे थे, उन्होंने हमें तुम्हारे इस पेड़ का पता बता दिया। अरे यार, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि बांसों को काटने में जो आवाज़ें हो रही थी उन्हें सुनकर ये लोग यहाँ तक आ गए थे। इतने में शेखर जी ने टॉपिक बदलते हुए कहा, यार हमें तो लग रहा था कि तुम किसी बड़ी भारी परेशानी में फंस गए होगे। तो इस बात का जवाब आनंद जी ने दिया कि भाई आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, हम लोग वाकई में बहुत बहुत कठिन परेशानी में फंस गए थे, क्योंकि 5 खूनी हाथियों ने हमारे उस पेड़ को घेर लिया था जिस पर हम बैठे हुए थे और हम वहां से हट नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो लोग पेड़ के पास से हट गए और चुपचाप वहां से चले गए और हमें जो है उनसे बचने का मौका मिल गया और हम वहां से निकल के अपना इधर आ गए। तो श्रीनिधि जी ने कहा कि भाई वो वहां से हटे नहीं थे, बल्कि तुम्हारा पीछा छोड़कर वो हमारे पीछे पड़ गए थे। वो तो भला हो बेचारे उस कम्बल का, अगर उसने अपना बलिदान ना दिया होता तो आज कम से कम 2 लोग तो हम में से कम हो गए होते, यानी 2 लोगों की जान चली गई होती। फिर सारा जो पूरा घटनाक्रम था, सारा घटनाक्रम वो आनंद जी और श्याम जी को सुनाया गया। फिर नारे की तरफ इशारा करके दिखाया कि वो देखो अभी भी वो हाथी, वो तो वहाँ पे ऐसे भोलानाथ बनकर खड़े हैं, माने उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही ना हो, मतलब इतने सीधे साधे बन के शराफत से खड़े हैं जैसे वो तो बहुत सीधे हैं।
उनको देखकर आनंद जी चौंक के बोले, अरे ये तो वही हाथी हैं जिन्होंने हमारा पीछा किया था और हमारे पेड़ के नीचे अपना पहरा बैठा दिया था, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे भैया। तो श्रीनिधि जी ने बोला, अभी तो तुम्हें बताया यार कि वो तुम्हारा पीछा छोड़कर वो हमारे पीछे पड़ गए थे। तो आनंद जी ने जो है श्याम जी की तरफ देखा और कहा, लेकिन इसमें कुछ गलती हम लोगों की भी है ना श्याम, कुछ गलती हम लोगों की भी है ना? बल्कि ये कहना ज़्यादा सही है कि सारी गलती तुम्हारी ही है। क्यों? मैं गलत बोल रहा हूँ श्याम? वो कैसे? श्रीनिधि जी ने बीच में पूछा। तब आनंद जी ने बताया कि हाथियों का मूड बिगाड़ने में सारी गलती श्याम की है। इसने अपनी भारी गुलेल पर 2 तोले का एक नुकीला कांच चढ़ाकर हाथी के पैर पे मार दिया था। इस बात से वो बिगड़ गया और उसने और उसके साथियों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। अब आनंद जी की बात सुनकर श्याम जी थोड़ा सा अचकचा गए, थोड़ा सा नाराजगी में आ गए और वैसे कुछ गुस्सा, मतलब गुस्सा भी नहीं कहना चाहिए, वो यार पर्टिकुलर शब्द दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में बोले कि तो तुम क्या समझते हो, यदि मैंने उसे कांच ना मारा होता तो क्या तो वो हमारा पीछा नहीं करते? क्या इतने भले और इतने सीधे साधे दिख रहे हैं तुमको वो, तो तब भी हमारा पीछा करते? तो आनंद जी ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं उनके सीधे और भले होने की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी तरफ से उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई होती तो शायद हम पर यह परेशानी ये नहीं आती। तो इतने में श्रीनिधि जी बीच में बोल पड़े। उन्होंने श्याम जी का पक्ष लेते हुए कहा कि वो इस बात को मानते हैं, क्योंकि अगर एक बार उन हाथियों ने तुम्हें देख लिया था तो ये बात पक्की है कि वो तुम्हारा पीछा करते। अब हमें ही देख लो, हमने ना तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ी करी थी, ना ही हमने उन्हें देखा था, लेकिन फिर भी वो हमें मारने के लिए आ गए। लेकिन छोड़ो, जाने दो। तुम ये बताओ, तुम बचे कैसे? बचे कैसे? अरे सर पर पैर रखकर भागने के अलावा कोई और दूसरा चारा था हमारे पास? हम दोनों भागे वहां से, श्याम जी ने जवाब दिया। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी हंस पड़े और बोले, अरे भाई, ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम वहां से भागे होगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हाथी तो बहुत तेज दौड़ता है यार, तो वो तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाए? तब श्याम जी ने बताया कि जब उसने उन पर गुलेल चलाई थी तो हाथी उनसे 40-45 फुट दूर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे और वहां से उन्हें उतरने में करीब 3-4 मिनट लग गए थे। और इन 3-4 मिनट में हमें नाले के दूसरे किनारे पर जाकर सामने के एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया, तो बच गए। श्याम जी की बातों को सुनकर जो बाकी और मित्र थे उनके चेहरे में भी एक क्यूरियोसिटी आ गई, एक उत्सुकता उनके चेहरे में भी दिखाई पड़ने लगी। अब वो सब लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो और सब लोग श्याम जी के पास आके बैठ गए। अपनी बातों को जारी रखते हुए श्याम जी ने कहा, लेकिन पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर एक दूसरी घटना ही सामने आ गई। एक तो उस पेड़ का तना बहुत मोटा था और दूसरा वो इतना चिकना था कि उसमें पाँव ही नहीं जम रहे थे। जैसे ही पाँव रखो फिसल के नीचे आ जा रहे थे, बार बार फिसले जा रहे थे। दूसरी तरफ से हाथी पहाड़ी से उतरकर मतलब वो उतर के आ गए थे और नाले के किनारे पर एक पेड़ खड़ा था, उस पर अपनी सूंड फंसा करके उससे अपनी बॉडी को ऊपर खींच खींच करके आ रहे थे। और ऐसे मुश्किल समय में पता नहीं किसने उस चिकने तने को चढ़ने योग्य बना दिया। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी जिसने उसको चढ़ने योग्य बना दिया और भागकर आते हुए उन भयंकर मृत्यु दूतों से बचकर हमें पेड़ पर चढ़ा दिया। यानी कि मृत्यु दूत हाथी को कह रहे हैं, उनसे बचा के हमें पेड़ पर चढ़ा दिया। वो कौन सी शक्ति थी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर सच है कि अगर 1 मिनट की भी और देर हो जाती तो हम दोनों जीवित नहीं बच पाते। ये उनका मुंह कह रहा था। सभी के मुंह से हे भगवान यही निकला। अब सभी लोग और ज़्यादा उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। श्याम जी ने बताना शुरू किया कि इसके बाद की स्थिति वो भी गंभीर ही बनी रही। जब हाथी पकड़ नहीं सके तो वो 5 हाथी पेड़ के नीचे पहरा लगा के खड़े हो गए
और इंतज़ार करने लगे कि कभी तो ये नीचे उतरेंगे। और उनका ये सोचना भी एक तरह से ठीक ही था, आखिर ये लोग भी कब तक भूखे प्यासे उस पेड़ के ऊपर चढ़े रहते, कभी ना कभी तो इनको उतरना ही पड़ता। तो वो हाथी इंतज़ार करने को तैयार थे कि भाई उतरे तो। वो तो अच्छा हुआ कि पांचों हाथी श्रीनिधि जी और उनके साथियों की तरफ आ गए, नहीं तो इन लोगों के साथ क्या बीतती ये कह सकना बड़ा मुश्किल है। क्या बीतती, कब तक टंगे रहते पेड़ में या क्या करते, राम जाने। आनंद जी ने श्याम जी की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन उस पहाड़ी से हाथी किस तरह से नीचे उतरे वो भी तो बताओ इनको। तो श्याम जी ने कहा नहीं नहीं आनंद मित्र, इस बारे में तुम ही इनको बताओ, इस बारे में तुम ज़्यादा अच्छा बताओगे। तब आनंद जी ने आगे बताना शुरू किया इस घटनाक्रम का, जो अगला हिस्सा था वो बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जैसे छोटे छोटे बच्चों के पार्कों में या स्कूलों में झूले होते हैं जिनमें एक फिसलने वाली पट्टी भी होती है, बच्चे एक तरफ से सीढ़ियों में चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से फिसल के नीचे आ जाते हैं। हम तो बचपन में उसे हाथी की सूट कहते थे, पता नहीं आज के बच्चे क्या कहते हैं, गॉड नोस। ठीक उसी तरह से हाथी भी अपने पट्ठों के बल बैठकर चारों टांगों और सूट को आगे फैलाए उस पहाड़ी से फिसलते हुए नीचे उतर रहे थे। हालांकि वो दृश्य बहुत देखने लायक था, लेकिन वो उतना ही भयंकर भी था, उतना ही भयानक भी था। फिसलते समय उनके रास्ते में पड़ने वाले भारी भरकम पत्थर और बड़े बड़े झाड़ तो धक्के से उखड़कर नीचे गिरे जा रहे थे। और शाम का समय होने के कारण उन झाड़ों पर जो बहुत से छोटे छोटे पक्षी थे वो आराम करने के लिए बैठे हुए थे, वो शोर सुनकर वो सब भी एक साथ ची ची करते हुए आकाश में उड़ने लगे। उस सीन को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पूरी पहाड़ी अपने आप में अंतर्नाद कर रही हो। अंतर्नाद मतलब जानते ही होंगे आप लोग। मैं कह रहा हूँ इतनी देर से क्या हो रहा है, गला सूख रहा है। इसी बीच श्याम जी बोल पड़े, अरे छोड़ो इन बातों को, पहले इन लोगों से ये पूछो कि आते समय अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं या यूं ही खाली हाथ चले आए हैं। इसका जवाब जो है श्रीनिधि जी ने दिया। वो बोले जहाँ तक पीने का प्रश्न है तो वो सामने ही नाले में चंद्र सुधा मिश्रित जल बह रहा है, उसमें जितना चाहो उतना पी सकते हो। और रही भोजन की बात, तो उसके लिए तुम्हें शिशिर के उस भारी बैग से पूछना पड़ेगा जिसे थोड़ी देर पहले तक खासकर उन जड़ों को पकड़कर चढ़ते समय तक एक फालतू का बोझ समझा जा रहा था। यार इतने भारी लेके कहाँ चढ़ रहे हैं। फिर वो शिशिर की तरफ मुड़े और पूछा उससे, हाँ भाई शिशिर, वो खाने पीने का सामान है वो है ना? भाई श्याम जी की भूख है, वो मिटा दो अगर है तो। ऐसा सुनते ही श्याम जी बोल पड़े, अच्छा भूख, सिर्फ मेरी भूख? अरे भाई ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुम लोग तो इंद्रलोक के देवगण हो, तुम्हें कहाँ भूख लगती है भाई, तुम्हें कहाँ भूख लगेगी। तो इस तरह से हल्का फुल्का हंसी और विनोद का वातावरण बना हुआ था। ऐसा मजाक का वातावरण उस भयानक वीरान जंगल में जहाँ हत्यारे हाथियों का ग्रुप घूम रहा है। श्रीनिधि जी ने कहा, घबराओ नहीं भाई, अब जब भोजन की बात चल ही पड़ी है तो हम लोग भी खाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि मालझाड़ के पत्तों को लाने के लिए पेड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। और ये बोलकर श्रीनिधि जी कुमार को साथ लेकर पेड़ से नीचे उतर गए और 4-5 मिनट में ही पत्ते लेकर मचान पर लौट आए। बड़ी अच्छी खासी मात्रा में भोजन था। 2 दर्जन केले, आधा दर्जन बिस्किट, सेर भर पेड़े, नमकीन, दालमोट वगैरह वगैरह। सामान इतना ज़्यादा था कि अगर 2-4 लोग और आ जाते तो वो भी तृप्त हो जाते, उनका भी पेट भर जाता। रात का 1 पहर निकल चुका था और 5-6 घंटे की निरंतर भागदौड़ के बाद इन लोगों को थकान भी बहुत लगी हुई थी। तो भोजन करने के बाद ये सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन सोने से पहले हाथियों के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी था। हाथी अभी भी उस कुंड के पास ही खड़े थे। इस बात से ये लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी
और कुंड के बगल की रेत भी पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसकी परवाह ना करते हुए हाथी अभी भी वहीं खड़े थे। तो इस बात को लेकर ये सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हाथियों के मन में आखिर चल क्या रहा है यार। वो क्यों इतनी ठंड में उस जल कुंड के पास खड़े हैं, वहाँ पे क्यों खड़े हैं, जबकि उन्हें तो इनका पीछा करते हुए अब तक ऊपर आ जाना चाहिए था। लेकिन वो हाथी तो एकदम उदासीन बने हुए हैं। ये वाकई में बहुत चिंताजनक बात थी। फिर डिसाइड किया गया कि बारी बारी से एक आदमी पहरा दे और बाकी लोग सो जाएं। लेकिन निश्चिंत होकर कोई भी नहीं सो पाया, क्योंकि पेड़ के नीचे रात भर किसी के पैरों के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। इन लोगों का ऐसा कुछ ख्याल था कि हो सकता है कि वहां पे कोई रीछ या कोई भालू होगा, क्योंकि ऐसी ठंडी रातों में यही जानवर ज़्यादातर बेर खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी ऐसी जहमत नहीं उठाई कि ऐसे मचान से नीचे झांक के एक बार देख लें क्या है। कुछ नहीं, अपना लेटे रहे। इसलिए ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि वो कौन सा पशु था, क्या था वो। खैर, किसी तरह से रात कट गई और मचान को वैसा ही बंधा छोड़कर अर्ली मॉर्निंग ही ये लोग कामराज मंदिर की तरफ लौट पड़े। रास्ते में इन्हें दो बंदूकधारी मिले, जिनमें से शायद एक कोई बड़ा वनाधिकारी था और दूसरा कोई शिकारी। उन्हें देखते ही वनाधिकारी ने पूछा, आप लोग किधर से आ रहे हैं? तो उसे जवाब दिया गया कि भाई यहीं पास से ही, बताइए। तो क्या रात भर आप लोग जंगल में ही थे? तो इन लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ सर, हम लोग तो जंगल में ही थे। क्यों? ये जवाब सुनकर वनाधिकारी और शिकारी ने बड़े गौर से सर से लेके पांव तक इन लोगों को देखा और बोला कि लगता है कि शायद आप लोगों को उस आदमखोर बाघिन के बारे में कुछ पता नहीं है, जो पिछले 15 दिनों में 2 आदमियों को मारकर खा चुकी है। खैर, अब तो आप जान गए हैं ना, अब आगे ऐसी भूल मत कीजिएगा। और देखिए, जरा संभल कर जाइए। वो सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी हमला कर रही है, दिन में भी शिकार कर रही है, तो आपको बहुत संभल के जाने की ज़रूरत है। अब ये बोलकर वो शिकारी और वनाधिकारी जो थे वो तो आगे बढ़ गए। तब शिशिर जी ने कहा, दोस्तों, रात भर पेड़ के नीचे हम जिन कदमों की आहट को या आवाज़ को सुन रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नरभक्षी बाघिनी रही हो? और संभावनाएं भी ऐसी महसूस हो रही थी कि वो आदमखोर बाघिनी ही रही होगी, जो इनकी भांप करके वहाँ पे आ गई होगी। खैर, भगवान की दया से रास्ता कुशलता से कट गया और ये लोग कामराज मंदिर पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उस नरभक्षी बाघिन के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल से पता किया, विस्तार से पता किया। तो इन्हें पता चला कि बस्ती के लोगों ने इनको बताया कि वो अब तक जिन 2 व्यक्तियों को खा चुकी है, उनमें से एक कोई गढ़वाली यात्री था और दूसरी एक 10 साल की एक बच्ची थी, एक लड़की थी। और लड़की की कहानी जो है ना, बड़ी दुखदाई थी। वो इतनी करुणा से भरी हुई और इतनी दुखदाई कहानी थी, मैं क्या बताऊँ। अब वो इतनी दुखदाई कहानी क्यों थी, ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। तो दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है, इसे खूब प्यार और आशीर्वाद दीजिए। साथ ही जो भी महिला और जो पुरुष मित्र पहली बार इस चैनल में आए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा अभिनंदन और आभार स्वीकार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके दोस्तों, हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि यार संभव हो तो 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, मिलता है जल्दी ही ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, वही कि फिर क्या हुआ। तब तक के लिए बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।